नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जी हां यूपी की, जो सीटों के लिहाज से, वो चाहे लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की, लोकसभा की 80, विधानसभा की 403 सीटों के साथ सीटों के लिहाज से देश का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य। और एक पुरानी कहावत है, आप भी जानते हैं, कि दिल्ली की सत्ता की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। लेकिन यहां पर दिल्ली की गद्दी की बात नहीं कर रहे हैं, बात लखनऊ की गद्दी की हो रही है। और आप जानते हैं 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया बाकायदा शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और उसकी तैयारी गाजे बाजे के साथ हो रही है। सबने कमर कस रखी है। और आज उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे भी सामने आए, और ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। इन्हें चौंकाने वाले मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। नतीजे क्या आए हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षों में 67 अब बीजेपी के हैं। बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया है, विपक्ष को चारों खाने चित धाराशाही कर दिया है। 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 6 अध्यक्ष गए हैं और अन्य के खाते में 2। अब ये चौंकाने वाले नतीजे में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब जिला पंचायत चुनाव हुए, सदस्यों के चुनाव हुए, तो बीजेपी की काफी हद तक सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कुल मिलाकर सीट थी 3050, और आगे कौन आया, आगे कौन निकल गया? वो थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन। यहां मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन लोग जानते हैं कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी का है। तो यहां पर बाजी मारी थी समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने 828 सीटों के साथ। बीजेपी दूसरे नंबर पर थी 750, बीएसपी 381, कांग्रेस 376, आप 64 और अन्य 951। अब बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई थी। आपको ध्यान होगा पिछले 1.5 महीने में जो घटनाक्रम घटा, और बीएल संतोष से लेके जो पार्टी के महासचिव हैं, तमाम बड़े नेता जो प्रभारी हैं यूपी के, वो लखनऊ पहुंचे। 3 दिन लखनऊ में थे, बातचीत हुई। कयास ये भी लगाए जाने लगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बन रहा है, क्या वो चेहरा होंगे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 3 दिन की मशक्कत के बाद इन अटकलों को खारिज किया गया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भी तलब किया गया। वहां पर कयासों का बाजार और गर्म होने लगा। एके शर्मा की भी एंट्री हुई। अब वो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सांसदों, एमएलए, तमाम मंत्रियों की नाराजगी भी सामने आई। कोरोना काल में सवाल उठने लगे योगी सरकार पर। तो जिला पंचायत के नतीजों के बाद योगी सरकार ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम इन 75 में से 75 अध्यक्ष पद जीतने वाले हैं। बाद में 60 तक भी आ गया वो आंकड़ा, लेकिन जितनी ताल ठोकी गई वो चीज साबित करके दिखा दी बीजेपी ने। 67 सीटें जीत ली हैं बीजेपी ने। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो कुछ दिल्ली के, जो कुछ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। साम दाम दंड भेद का खेल खुलकर चला। बाहुबल, धनबल का इस्तेमाल किया गया। पंचायत सदस्यों को पैसे दिए गए, 31 लाख, 51 लाख, 2-2 करोड़ तक की भी फिगर्स आई। लेकिन क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले आरोप हैं जो विपक्ष लगा रहा है? बागपत का एक उदाहरण सामने आता है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, ये रिजर्व सीट है,
आरएलडी की उम्मीदवार थी ममता, वो बीजेपी के खेमे में चली गई, फिर वापस आ गई, फिर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर एक और महिला ममता बनकर डीएम के यहां पहुंच गई कि नामांकन वापस लेना चाहती हूं। पता लगा ममता तो राजस्थान में है, 400 किलोमीटर दूर बागपत से। तो इस तरह के तमाम वाकये सामने पेश आए। जिला पंचायत चुनाव में वो गोरखपुर हो, वो प्रयागराज हो, इलाहाबाद पहले कहते थे प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, रामपुर, बलरामपुर, बरेली, मथुरा, बागपत, सहारनपुर, 75 में से 50 से 55 जिले ऐसे थे जहां बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई। लेकिन बीजेपी कहती है कि बहुत से लोग जो हमारी ही पार्टी के थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो हमारे खेमे में वापस आ गए हैं, तो घर वापसी हुई है। और यहां पर एक और बात देखने वाली है। देखने वाली बात यह है कि इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, इतिहास के आंकड़े भी खंगालने चाहिए। 2016 में भी पंचायत चुनाव हुए थे और तब जिला पंचायत अध्यक्ष के मामले में समाजवादी पार्टी के 60 सीटों पर अध्यक्ष जीते थे, 60। उनमें से 37 निर्विरोध थे। इस बार भी 21 निर्विरोध हुए, उनमें से ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। बिजनौर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, इन तमाम जगहों पर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। और यहां पर बीजेपी एक दिक्कत का सामना कर रही थी। उनके विधायक, उनके सांसद गांव देहात में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि पिछले 7 महीनों से किसान आंदोलन जारी है और बड़ी तादाद में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, वो गाजीपुर हो, वो सिंगू हो, वो टीकरी हो, वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। और किसानों की नाराजगी का खामियाजा उनके प्रतिनिधियों को, उनके सांसदों और विधायकों को गांव में घुसने की इजाजत बहुतेरी जगह उन्हें नहीं मिल रही थी। पर इन नतीजों से क्या बीजेपी ने अपना घर दुरुस्त कर लिया है, या 2016 में समाजवादी पार्टी 60 जिला अध्यक्ष पद जीत जाती है लेकिन 2017 के चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो जाता है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको बता दूं, इन नतीजों पर योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा है यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है। तो कल्याणकारी नीतियों का हवाला दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सुशासन की भी दुहाई दे रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद एवं विजय की हार्दिक बधाई। तो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी नीतियां और सुशासन की बात कर रहे हैं, जिसके चलते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को यह खासी सफलता हासिल हुई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यूपी में दिखा 2022 का ट्रेलर। यह कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट हैं। 2016 के आंकड़े मैंने इसीलिए आपके सामने पेश किए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी की जूही सिंह मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण, प्रोफेसर बद्री नारायण भी चर्चा में आ गए हैं। तो हल्का सा मुस्कुरा तो रही हैं जूही सिंह, लेकिन ये खिसियानी मुस्कुराहट है क्या? आप तो कहते थे जिला पंचायत देखिए, नतीजे देखिए, बीजेपी चारों खाने चित। आज तो आप चारों खाने चित दिख रही हैं। संदीप जी, परसेप्शन तो यही जा रहा है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हमने जीता और पुरजोर तरीके से जीता।
ट्रेलर एक तरीके से जरूर यह है कि ये लैटरल एंट्री जो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों और शासन और बल और लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके, लोगों को धमका करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, तो इसका सामना हम 2022 में करेंगे, पूरी तैयारी से करेंगे। जिस तरह इन्होंने किया है इनको भी जवाब मिलेगा और समाजवादी पार्टी जवाब दिलाना भी जानती है। जूही सिंह जी, आपसे सीखे हैं 2016 के आंकड़े, मैंने इसलिए बताए। और कोई चैनल में आप 2016 के आंकड़ों पर चर्चा होते नहीं देखेंगे। निर्विरोध 37 जिला पंचायत अध्यक्ष, 60 आप जीते थे, तो वो साम दाम दंड भेद, तो मतलब ये तो शगल है ना जिसकी सरकार वो थोड़ा इस्तेमाल कर लेती है। संदीप जी, इतना विभत्स दृश्य मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश ने आज तक देखा होगा। जो इनके जिलाधिकारी औरैया का आज दिखा, जो लोगों के ऊपर इन्होंने एनएसए, बच्चों के ऊपर एनएसए लगा दिया, गेट तोड़ने पर मुकदमे दिखा दिए, घर में महिलाओं को जाकर धमकाने लगे, तो ये जीत योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। लेकिन जिन लोगों से इस तरह से वोट लिए हैं और जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को खोया है, कोई भूलने वाला नहीं है। ये जीत सेलिब्रेट कर सकते हैं, परसेप्शन बदलने की कोशिश है, लेकिन अब जैसे जनता से डायरेक्ट चुनाव है नहीं, जरूर बहुत गुंडागर्दी हुई, हो सकता है हमें भी करनी चाहिए थी, लेकिन 2022 सामने है और हम जी संदीप जी, हम चाहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़े और जनता का ध्यान मुद्दों से। तो जो 828 पंचायत सदस्य आपके चुने गए थे, उन्होंने ही तो वोट दिया होगा ना ये जिला पंचायत अध्यक्ष में। आपके घर में ही सेंधमारी कर ली आप ही के लोग। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए, ये तो दिखावे के चुनाव हैं, ये असल चुनाव भी नहीं है। आम आदमी थोड़ा वोट करता है, पर अभी से ही आपकी नैया क्या डूब रही है कि आपके सदस्य आपको छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए, उनकी नैया पर सवार हो गए। संदीप जी, कई लोगों के ऊपर कई तरह के प्रेशर्स थे जो सदस्यों के ऊपर हैं, उनके घर वालों का अपहरण, उनको पर्चा न भरने देना, उनको लास्ट मोमेंट पर नोटिस इशू करना, कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के भी हमारे जो लोग थे उनको भी जरा धमकाकर अपने पाले में कर लिया। चुनाव थे, चुनाव ये जीत गए हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण था, इनके लिए जीने मरने का प्रश्न था कि परसेप्शन को इस तरह गुंडागर्दी से ये बदले। हमारे लिए ये एक शुचिता से परसेप्शन मैनेजमेंट की है बीजेपी ने, आप ये कह रही हैं? कोशिश की है संदीप जी, लेकिन सब जगह आपने खुद, इतना बड़ा पैनल है, आंकड़े खुद कुछ कहते हैं और आपकी बात कुछ कहती है, तो मुझे लगता है कि जनता भी समझदार है और वो समझती है कि कब क्या करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों, वो जो योजनाएं हैं, उसका नतीजा है कि ऐसी अभूतपूर्व जीत हमने हासिल की और सुशासन दे रहे हैं हम राज्य में। वो तो ताल ठोक रहे हैं, जन कल्याणकारी नीतियां और सुशासन, इसके चलते 67 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने बीजेपी के। संदीप जी, कौन सी नीतियां और कौन सा सुशासन? एक ईंट तो रखी नहीं, बिजली आ नहीं रही है, चाहे काम गिराने का आज समय नहीं है मुझे लगता है, बाकी लोगों को भी बोलना, लेकिन समाजवादी पार्टी के काम का बार बार उद्घाटन करना और झूठे वीडियो ट्विटर पे डालना और ट्रेंड चलाना, तो मुख्यमंत्री की मतलब का बात का कोई मतलब है नहीं। वो मानसिक रूप से आदेश दे देते हैं, उनको लगता है कि आपको किसी ने रोका है सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से? संदीप जी, करते हैं हम, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक मर्यादा में रहें और झूठ ना बोले और प्रपंच ना करें। मुख्यमंत्री की ये आदत है, एक्चुअली वो प्रचारकों की पार्टी है, तो हमेशा प्रचार तंत्र में वो हमसे आगे ही रहेंगे। हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर बार झूठ बोल के उसको सच बनाने की बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, ये उनकी जेनेटिक्स में है संदीप जी। लेकिन 2022 का चुनाव, जैसे कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था, जनता से डायरेक्ट होगा और जनादेश का अपहरण जो करता है उसको जनता माफ नहीं करती है। जी संदीप। मनीष शुक्ला, जनादेश का अपहरण किया है क्या आपने? दरअसल तो ये सीधे चुनाव नहीं होते, पर ये जनादेश का अपहरण हो गया। आप जिला पंचायत चुनाव में 3050 में से 750 सीट जीतते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की बारी आती है तो 75 में से 67, ये तो मतलब 85% से ऊपर का स्ट्राइक रेट हो गया। ये कैसे हुआ? देखिए संदीप जी, आपकी डिबेट में एक अच्छी चीज है कि आप तर्क सहित बात करते हैं और आंकड़ों और तथ्यों पर डिबेट कराते हैं, इसलिए मुझे कई चीजें आज आपके चैनल पे कहने का अवसर मिलेगा जो कई जगहों पे नहीं मिलेगा। देखिए, 2-3 बातें आपने कही, मैं उसी बात से शुरू करता हूं। अभी जूही जी की बात का जवाब मैं अंत में दे दूंगा। आपने कहा कि 2016 में सपा जीती, 17 में हार गई। यहां से मैं उठाता हूं,
अगर आप देखेंगे तो 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी पहला चुनाव जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा चुनाव जीतती है, 327 असेंबली सेगमेंट में आगे रहती है, और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर रह जाती है। और मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे। फिर 17 का चुनाव होता है, बीच में पंचायत के चुनाव में विजय दर्ज करते हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतती है, और नगर और जिला पंचायत के चुनाव में चुनाव जीतते हैं। फिर अगर हम दूसरी बार आते हैं, 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, हम 325 असेंबली सेगमेंट में विजय दर्ज करते हैं, और उसके बाद 2019 का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां रहते हैं, हम 63 लोकसभा चुनाव जीतते हैं, और करीब 299 असेंबली सेगमेंट में हम आगे रहते हैं। यानी अखिलेश जी जब लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, और बीजेपी योगी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में जाती है लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति रहती है। तो आज के नतीजे छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए मनीष रोक रहा हूं, आज के नतीजे छोड़ दें, महीने भर पहले की बात जाएं तो बताइए। अगर मैं शहरों के नाम गलत ले रहा हूं, गोरखपुर में बीजेपी पिछड़ रही थी पंचायत चुनाव में, प्रयागराज में पिछड़ रही थी, कानपुर में पिछड़ रही थी, मथुरा में पिछड़ रही थी, बरेली, रामपुर, बलरामपुर, सहारनपुर, बागपत, बहुत लंबी फेहरिस्त है, 50 से 55 जिले हैं जहां पिछड़ रहे थे। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। देखिए, मैंने ये आपको ये तर्कों के आधार पर ये बताने की कोशिश की, 14-17 से लगातार बीजेपी एक जैसा प्रदर्शन करती आई है। अब पंचायत चुनाव में जो आपने अभी सवाल पूछा उसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि कई चैनलों पे, इस पैनल पे, आपके साथ नहीं लेकिन इस पैनल के लोग रहे हैं, जब सदस्यों का रिजल्ट आ रहा था तब भी हमने कहा था कि सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसके बाद निर्दलीय जीत रही है, उसके बाद कोई दल जीत रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दल के अनुसार नहीं रिजल्ट आते, इसलिए जिसका जो मन था वो दावा कर रहा था। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, जौनपुर जैसे बड़े जिले में समाजवादी पार्टी ने समर्थन की लिस्ट नहीं जारी की थी। तमाम ऐसे जिले थे जहां इन्होंने पूरे सभी प्रत्याशियों को समर्थन तक नहीं दिया था। जब इन्होंने चुनाव में समर्थन ही नहीं दिया था तो इनके प्रत्याशी कैसे हो गए थे? इन्होंने जाति देखी। मनीष, देखिए, मैं ये भी मान लेता हूं भाई, पार्टी सिंबल पर नहीं थे, 750 की फिगर है, आप कहते हैं हमारी ज्यादती, मान लिया, पर दरअसल 67 जिला पंचायत अध्यक्ष जो आपके जीते हैं, उस लिहाज से तो आपकी जिला पंचायत चुनाव में 3050 में से कम 2600-2700 सीट होनी चाहिए थी, वो तो नहीं थी। ये कहां से आ गई? बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है, चंदौली के इनके पूर्व सांसद रामकिशोर यादव, इनके जिला पंचायत सदस्य इनके साथ नहीं थे, वो पैर पे गिर पड़ रहे थे। यानी अगर इनके जिला पंचायत सदस्य या किसी और के जिला, वहां कोई पुलिस भी नहीं थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, और वो लोग नाराज थे और रामकिशोर यादव उनके पैर पे गिर रहे थे। यानी देखिए, ये पूरे चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व पे सवाल है। 14, 17, 19 और ये नगर निगम, कोऑपरेटिव के चुनाव और ये जिला पंचायत, या ये नतीजे, ये जो 67 सीटें जीती है, आपको जीतनी जरूरी थी, ये बताने के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं संदीप जी, मैंने कहा तो, मैंने इसीलिए सभी चुनाव की बात कर दी। हम लोग तो डायरेक्ट इलेक्शन में भी 73 सीटें लोकसभा की जीत चुके उत्तर प्रदेश। हाँ, क्या उसका भी अपहरण हमने कर लिया था? अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनीष कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते ये सफलता मिली, और सुशासन पर मैं आता हूं, जन कल्याणकारी योजनाएं थी या कोई कल्याणकारी कोष खोल दिया था आपने? एक कोष बनाया और कि जी 31 लाख ले लो, 51 लाख ले लो, 2 करोड़ ले लो, तो हमें 67 चाहिए। देखिए संदीप जी, अगर प्रशासन या कोष के बदौलत चुनाव में जीत दर्ज होती तो अखिलेश यादव ने 12 जिलाध्यक्षों को किस जुर्म में हटा दिया? क्या अपराध उन लोगों ने किया था? किसकी गर्दन बचाना चाहते थे अखिलेश यादव जो 12 जिलाध्यक्षों की बलि लिया उन्होंने? देखिए, सब लोग अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी को तो चेहरा बरकरार रखना था ना, बीजेपी को भी चेहरा बरकरार रखना था। नहीं, हम चुनाव में अगर गए थे तो हम तो ये चाहेंगे कि हम 75 की 75 जीत जाते। हाँ। डीएम और कप्तान अगर जिता रहे थे, इटावा में अखिलेश यादव ने डीएम और कप्तान तय किए थे,
सिद्धार्थनगर, बलिया और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने नियुक्त किए थे डीएम और कप्तान। हाँ। कि वहां कोष नहीं था, अगर हमारे पास कोष की व्यवस्था थी। नहीं, कोष हाँ। था। तो ये कहना नाच नाम है आंगन टेढ़ा। अखिलेश जी 2014 से लेके आज तक कोई नहीं, आपने डीएम और कप्तानों का जिक्र कर दिया, वो भी अच्छा किया। अब डीएम कप्तान की मैं एक मानगी आपको देता हूं। बागपत, ये नोएडा से ही सटा हुआ है, और यहां पर उम्मीदवार थी आरएलडी की ममता। वो सुबह नामांकन के दौरान तो होती हैं आरएलडी की, दोपहर होते होते हो जाती हैं बीजेपी की, शाम होते होते फिर से आरएलडी की हो जाती हैं, और नामांकन की आखिरी तारीख पर एक महिला, और मैं ये जो सार्वजनिक हैं चीजें, एक फर्जी महिला ममता बनकर डीएम के सामने, बागपत के डीएम के सामने जाती है कि मैं नामांकन वापस ले रही हूं। वो नामांकन वापस भी हो जाता अगर हो अल्लाह ना होता। तो कप्तान और डीएम भी बड़े निष्पक्ष रहे हैं ना इन चुनाव में। मनीष, संदीप जी, अगर वो महिला जो आरएलडी की नेता है, आरएलडी की कार्यकर्ता है, क्या उसको संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है? मैं एक बात मेरी 5 सेकंड लिए कंप्लीट होने दी। हाँ, मैं जो कहना चाहता हूं इस डिबेट में जरूर कहना चाहता हूं, अगर अनुमति दे। 2014 से लेके आज तक कोई एक चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जीती हो तो आप हम बताइए। 14 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 17 में वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 14 और 17 के बीच में जो नगर निगम के 12 और 17 के बीच जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हाँ। और रायबरेली हार गई कांग्रेस। नहीं, मेरा एक जो मूल सवाल है, देखिए मनीष, मूल सवाल मेरा क्या है, 2 मई को मतगणना शुरू हो गई थी, 3 मई को जो ये नतीजे आए, 3 मई से आज 3 जुलाई, 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि जिस चुनाव में आप भी ताल नहीं ठोक रहे थे कि हमारी अप्रत्याशित जीत हुई है पंचायत चुनाव में, कह रहे थे क्या आप? तब तो समीक्षा हो रही थी। ये 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में? आपके साथ नहीं, लेकिन इस पैनल के 2-3 लोग हमारे साथ कई चैनलों पे उस दौरान डिबेट पे थे। उस दौरान भी मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी या हमारी विचारधारा के लोग जीत कर आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि वेबसाइट पे चीजें नहीं होती है, कांग्रेस भी बता रही थी 300-350 सीटें हम जीत हाँ, 373 कह रही पार्टी ने भी 76 सीटों का दावा कर दिया था। अब दावे में क्या किया जा सकता है? दावे तो कोई कुछ कर सकता है। हाँ ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, आपके दावे निकले टाई टाई फिस, हवा निकल गई दावों की। संदीप भाई, आज आपने जो शुरुआत की, अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, समझने वाले के लिए वो काफी है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अभी जो अनाड़ी तो अभी आप साबित हो रहे हैं, अनाड़ी तो आप साबित हो रहे हैं, खिलाड़ी बीजेपी साबित हो रही है। एक बिल्कुल जो अप्रत्यक्ष चुनाव हैं, उन अप्रत्यक्ष चुनाव में बीजेपी हमेशा से खिलाड़ी थी, हमेशा खिलाड़ी है और हमेशा ही खिलाड़ी रहेगी, क्योंकि ये लोग अफवाह तंत्र और गुमराह तंत्र के चैंपियन लोग हैं और हम उस तरीके के चैंपियन नहीं हैं, हम मानते हैं इस बात। आप इससे देखें ना, कहते हैं कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एसपी का, डीएम का, दरोगा का और तहसीलदार का और कानून गो का जो डंडा चला है, संदीप भाई आप भी लड़े होते तो आपने भी भाजपा को ही वोट दे दिया होता जीतने के बाद। नहीं, वो लड़ाई, ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, आप लोगों को मुबारक, आपको ऐसे ही न्योता देता रहूंगा सालों दर साल। सुनिए, अभी आगे रहे, आपको बहुत आगे जाना है, आप ऐसे ही न्योता दीजिए। ना, मैं पत्रकारिता बहुत अच्छा है, ये यहीं पे ही आगे जाना है। जी, सुनिए तो सर, वही बात है, वो मैं जानता हूं ना इस बात को, इसीलिए तो कह रहा हूं कि डीएम और एसपी से अगर आप किसी तरीके से ये काम कराते तो आप 75 के 75 जीत सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज को देख लीजिए कि आखिर वो कौन से कारण थे कि वाराणसी में रात में 11:15 बजे पर्चा वापस हुआ है एक प्रत्याशी का, रात में 11:15 बजे, न भूतो न भविष्यतो, आपके सामने है। गोरखपुर में जिस तरीके से एक प्रत्याशी को पर्चा भरने से रोकने का वीडियो आप ही के यहां था, ममता किशोर का आप ही ने बताया है। हर जगह पे मैं कम से कम 1000 ऑडियो वायरल है, जिसमें बाकायदा जो क्या नाम क्षेत्र का दरोगा है, वो क्या नाम जो पंचायत सदस्य हैं, किस तरीके से उनको डरा रहा है, किस तरीके से धमका रहा है। जनता में बीजेपी हार गई। अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी जी को दे रखी है कि भाई मेरे ही नेतृत्व में चुनाव होगा, वरना तो मैं खेल बिगाड़ूंगा।
तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों के माध्यम से इन चुनावों में, अप्रत्यक्ष चुनावों मतलब ये तो बड़ा आसान हो जाता है। सबसे आसान आरोप है सुरेंद्र राजपूत की जी, कप्तान भी, डीएम भी, अरे सब दबाव में आ गए। मैं बताता हूं आपको प्रत्यक्ष को उदाहरण, मतलब ये गले कैसे उतरेगी? हर कोई दबाव में आ गया, हर किसी को बीजेपी ने खरीद लिया। आपके अपने सदस्य बीजेपी के खेमे में चले गए। बिल्कुल गए। मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूं। मेरा अपना सदस्य जो हमारे उस पर चुनाव जीता था, लखीमपुर का मेरा उपाध्यक्ष, जिसको हमने पार्टी से निकाला है, वो बीजेपी का प्रस्तावक था। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, अपने घर को आप काबू में कर नहीं पा रहे, दूसरे के घर पे टिप्पणियां कर रहे हैं। एक मिनट संदीप भाई, एक बात बताऊं। हाँ। एक शायर ने एक शेर लिखा था कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप एक चीज को समझ लीजिए, बहुत साफ सी बात है, राजनीति का जो क्षरण हुआ है, हम भी उससे अछूते नहीं है, भाजपा भी अछूती नहीं है, आप भी अछूते नहीं हो, और जूही सिंह भी अछूती नहीं है। जिस तरीके से पैसे का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से लोकतंत्र में चुनाव महंगे हो गए हैं, जिन लोगों के पास व्यवसाय है, जिन लोगों के पास ठेकेदारी है, वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर दबाव भी बन सकता है। ये अपने आप में सच है। अच्छा, शुरुआत किसने की थी इस परंपरा की? इस परंपरा की शुरुआत किसने की? नींव किसने डाली? मैं ऐसा है सर, देखिए फिर वो इतिहास में जाएंगे, इतिहास की नहीं, वो तो इतिहास तो बड़ा इतिहास, मैं असल वाला इतिहास बताता हूं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास नहीं बताता। मैं आपके सामने संदीप भाई, मैं हमेशा ईमानदारी से बोलता हूं, और मैं फिर से कहता हूं कि हमारी गलतियों को अगर आप शिखंडी बना करके भाजपा को बचाने का कोई आदमी प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर मैं किसी को बचाता नहीं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप नहीं, ओहो भाई, आप फिर वही, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो राजनीति को कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं। आपको आपके ऊपर कैसे आरोप लगा देंगे? आप समझिए मेरी बात को, कि जिस तरीके से अगर हमने गलती की, तो हमारी गलतियों को शिखंडी बनाइए और भाजपा सामने हो जाए। मनीष शुक्ला, अब मैं जन कल्याणकारी नीतियों की, तो मैंने 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियां, और अपना सुशासन, अपने सुशासन की भी बात की। ये सुशासन चला, डीएम, कप्तान, जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैं कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये डंडा चल रहा था, ये सुशासन था। ये धमकी दी जा रही थी, बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जेल में डालने की धमकी, लोगों को, सदस्यों को सरेआम गांव से उठाया जा रहा था। ये सारे वीडियो फर्जी हैं। नहीं, देखिए, जब वीडियो देखेंगे, उसकी जांच होगी, तो वो तो सामने आएगा। लेकिन अभी हमारे जो साथी सुरेंद्र राजपूत जी, जब शेरो शायरी अच्छी कहते हैं, दो लोग, सुरेंद्र राजपूत जी और मनोहर राणा जी, दो लोग की शायरी आजकल उत्तर प्रदेश में बड़ी फेमस है। अभी वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे थे। चलिए भैया, अप्रत्यक्ष चुनाव, मैं सुशासन की बात कर रहा हूं। सुशासन की ताल ठोक रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संदीप जी, हमने अप्रत्यक्ष चुनाव में सब कर डाला जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं। तो 2019 के प्रत्यक्ष चुनाव में 2 सीटों से 1 सीटों पे क्यों आ गए आप? 17 में आपके पास कितनी सीटें बची? वो तो सीधे जनता चुनाव करा रही थी। और चलिए ठीक है भाई, बीजेपी की सरकार थी। 17 के पहले 2014 में तो आपके साथी की सरकार थी, और 17 में तो आप सपा के साथ चुनाव लड़ गए थे, और दोनों लड़के मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक विकल्प आपने दे दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को। तो प्रत्यक्ष, अरे अप्रत्यक्ष की बात वो करे जिसने प्रत्यक्ष चुनाव में शानदार विजय दर्ज की हो। 7 सीटें विधानसभा की है कांग्रेस के पास। तो जब प्रत्यक्ष चुनाव का ही हाल है, तो प्रत्यक्ष चुनाव में कैसे चुनाव जीत लेते, या क्या आपके पास वो थी? देखिए, क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता, तो सदस्यों के लिए आपने दावा ठोक दिया, हमने 30 बता तो रहे कि 70 सीटें तो आम आदमी। तो जिला प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष रहा। जिला प्रशासन की कार्रवाइयों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, कानून का राज है, और अगर किसी को कहीं आपत्ति है तो वो जा सकता है। मैंने भी तो एक वीडियो बताया कि रामकिशोर यादव, इनके पूर्व सांसद, कल पैरों पर गिर रहे थे, जिला पंचायत सदस्य जो समाजवादी पार्टी के थे। अब उनको उनके पैरों पर गिरने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? ठीक है, जूही सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए।
अगर आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, आप कहती हैं बुलडोजर चला जी, धमकी दी गई जी, लोगों को उठा लिया, तो शिकायत करते। कितनी एफआईआर आपने दर्ज कराई? वीडियो की तफ्तीश की बात कर रहे हैं मनीष शुक्ला जी। संदीप जी, प्रतिदिन इलेक्शन कमीशन में 4 बार हमारा डेलीगेशन विद ज्ञापन जाता था। प्रतिदिन पीठासीन अधिकारी के पास सारी रिटन चिट्ठियां हैं। ये केवल चुनाव के पहले की बात नहीं है। किसको डराया जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है, किसको नोटिस इशू किया जा रहा है। फिरोजाबाद में कहा हाई कोर्ट से आदेश लाया गया, आपने हमारे जिला पंचायत सदस्यों को वोट नहीं करने दिया। ये सब रिकॉर्डेड है। तो मनीष जी, अगर जांच की बात करेंगे ना तो बहुत फंस जाएंगे उस जांच के चक्कर में। दूसरी बात की, अगर किसी ने किसी के पैर वोट मांगने के लिए छू लिए तो लोकतंत्र में ये भी अपराध है। लोकतंत्र में वोट मांगना भी अपराध है। मुझे तो लग रहा है कि आज खुशी मनानी चाहिए मनीष शुक्ला को। तो इनका कंसर्न ये है कि समाजवादी पार्टी क्यों अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि कैसा परसेप्शन देना चाहते हैं और कितने ये भयाक्रांत है। 2014 में आपने चुनाव जीता तो 2012 में हमने भी जीता और हमने भी शहरों में दर्ज कराई अपनी जीत। नहीं, मनीष शुक्ला ये कह रहे हैं ना 2014 के चुनाव जब हुए तो सरकार आपकी थी। ये जिला प्रशासन जिसे आज आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में काम किया, वो आपके मातहत काम किया करता था। तो 73 सीट कैसे जीत गई बीजेपी? संदीप जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा जो अफसर काम किए हैं और जिस तरह से डीएम और एसएसपी ने काम किया है, दुखद है। ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं, एक इम्तिहान पास करके आते हैं। आपको न समाजवादी पार्टी की बात सुननी चाहिए, न मनीष शुक्ला की बात सुननी चाहिए। अच्छा। तो अगर रीढ़ विहीन हो गई है हमारी अफसरशाही, तो कभी न कभी जो दूसरी सरकारें आएंगी वो भी। अच्छा, 2016 में रीढ़ विहीन नहीं हुई थी जब आपके 37 निर्विरोध और कुल मिलाकर 60 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए? संदीप जी, ये इन्होंने कोई शिकायत की, कोई वीडियो आया इस तरह का कि कोई एफआईआर, कोई इलेक्शन कमीशन के पास ये गए? चलिए आरोप प्रत्यारोप तो हो गए पूरे। अब असल तस्वीर पर आते हैं। अब आप तीनों की इजाजत से प्रोफेसर बद्री नारायण, ये देखिए, ये तो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, सामने हैं आंकड़े। सवाल हैं, कोई कार्रवाई करनी है वो चुनाव आयोग करेगा। जो सवाल हैं बिना लार लपेट के मैं भी पूछ रहा हूं। पर यहां पर एक नैरेटिव क्या ऐसा बनाया जा रहा है कि ये तो जी विधानसभा के नतीजे आ गए, ये तो ट्रेलर हो गया। ट्रेलर था तो 2016 के जिला पंचायत चुनाव के लिहाज से तो बंपर जीत होनी चाहिए थी अखिलेश यादव की। अभी ये नैरेटिव सेटिंग हो रही है। इन नतीजों को किस परिप्रेक्ष्य में देखते और आंकते हैं आप? देखिए संदीप जी, ये जो जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ये किसी तरह से भी इंडिकेटर नहीं है विधानसभा के चुनाव के। और ये मुझे लगता है बीजेपी शायद इस नैरेटिव को बनाने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही है। मतलब कोशिश तो है ही है। पहले जब ये हुआ था, पिछला जो रिजल्ट आया था, तो ये माना जाने लगा था कि अब बीजेपी कमजोर हो गई। वहां एक नैरेटिव खड़ा हुआ था, लेकिन वो उस नैरेटिव का ये काट है, ये काउंटर है, ये काउंटर है उसका, ये काउंटर है एट द लेवल ऑफ नैरेटिव मेकिंग। मैं एट द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कह रहा हूँ, नैरेटिव मेकिंग कह रहा हूँ। जो प्रयास पॉलिटिक्स है, अभी जो तीनों चारों की मैं बातें सुन रहा हूँ, ये तो राजनीतिक दल है, अपनी अपनी पोजीशन लेंगे कि भय से ही इतने सारी सीटों को मैनेज नहीं किया जा सकता। भय के साथ अब दूसरा तरीका क्या है? एल्यूरमेंट। डेमोक्रेसी तो अपने आप में, डेमोक्रेसी अपने आप में नहीं, रेट कार्ड चल रहा था हर जिले में, अलग अलग रेट कार्ड था, वो यूपी का बच्चा जानता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एल्यूरमेंट है, आप उसको रेड कार्ड कहिए अपनी भाषा में, मैं उसको कहूंगा डेमोक्रेसी जो है एक खास तरह से एस्पिरेशन पैदा करती है। और उसमें नहीं, मैं यहाँ पर ये साफ कर दूं, जो पंचायत सदस्य थे ना प्रोफेसर बद्री, ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी ने अपने बंदों को अपने पास रखने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए, वो भी दिए गए। जरूर, जहां ज्यादा मिल गए तो कुछ लोग ज्यादा में चले गए, कुछ लोग छोटे में संतुष्ट रहे। ये हुआ है, पर रेट कार्ड चला है। ये जो अंतर का खेल है, ये मुझसे लगता है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि डेमोक्रेसी इस एल्यूरमेंट को स्पेस देती है, क्योंकि इलेक्शन पर बेस्ड है, शक्ति पर बेस्ड है। तो इसको आप वैल्यू जजमेंट में गलत और सही नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि एक राजनीति चल रही है, जो उसमें बाजी मार ले जाए, हाथ बढ़ा के छीन ले पैमाना उसी का।
तो उस लिहाज से आप ना बीजेपी को गलत कह सकते हैं, ना समाजवादी पार्टी को गलत कह सकते हैं, ना कांग्रेस को। मतलब लेकिन अगर आप वैल्यू जजमेंट में देखेंगे तो ये राजनीति काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अपने आर्गुमेंट होते हैं। हाँ। लेकिन जो मजेदार बात इसमें संदीप जी ये होने जा रहा है कि जो भी दल, जिसने भी, बीजेपी ने जो इतने सारे अपने पंचायत अध्यक्ष बना लिए, तो ये साबित करता है कि उसकी सांगठनिक क्षमता जो आगे के चुनाव में उसको ज्यादा समर्थन देने के काबिल, यानी ये सारे पंचायत मैं सीधा सवाल पूछूं, ये देखिए 3 मई को नतीजे आए तो दबाव बढ़ने लगा, इसीलिए मैंने शुरुआती संबोधन में कहा BL संतोष तमाम लोग पहुंचे लखनऊ में, फिर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भी बुलाया गया, फिर खबरें कि भाई वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, उन्होंने ताल ठोकी, AK शर्मा की एंट्री, अब वो उपाध्यक्ष हैं। इन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब दबाव कम होगा, योगी आदित्यनाथ सर्वे सर्वा होंगे, जैसा चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस तरीके से लड़ना चाहेंगे, अब उन्हें खुली छूट मिल जाएगी क्या? और शायद इसीलिए ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण थे बीजेपी के लिए। ये इस अर्थ में आप एकदम सही कह रहे हैं कि इस रिजल्ट से योगी जी की स्थिति मजबूत हुई है। और लेकिन ये जो मजबूत होना है वो तो परसेप्शन के लेवल पे है। वैसे भी सांगठनिक लेवल पर अगर आप देखें तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि इन परिणामों का असर ये होगा विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी को ये 75 लोग जब ये बैक करेंगे, 75 जिला अध्यक्ष, तो वो उसको सांगठनिक फायदा होगा। और मुझे लगता है मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन भी बिना सांगठनिक शक्ति के आप नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि मैनिपुलेशन भी किया है तो आपको उस प्रोफाइल होने चाहिए ना, जिला पंचायत अध्यक्ष होती तो सेरेमोनियल पोस्ट की है, वो चुनाव को अफेक्ट कर लेते तो 2016 के चुनाव के आधार पर तो साइकिल की हवा निकलती ही नहीं। देखिए ये एक कार्डर्स का एक खास तरह का कार्डर है। आपको पता है कोऑपरेटिव का, जो जब कोऑपरेटिव में कांग्रेस मजबूत थी तो कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। कोऑपरेटिव से कांग्रेस जब कमजोर हुई तो कांग्रेस खत्म हो गई। तो कोऑपरेटिव में एक वर्कफोर्स था उसके साथ। तो जिला पर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी एक वर्कफोर्स आपको मिलता है। तो ये 75 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनका अपना भी बेस होगा। बिल्कुल। मनीष शुक्ला के साथ जुड़ेंगे तो अगले चुनाव में उनको फायदा। एक लाइन में कहानी ये है, आज के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं है। चुनौती के सुर उठने लगे थे, अब एक छत्र राज है, वो जैसा चाहेंगे वैसे चुनाव लड़े जाएंगे यूपी में बीजेपी की ओर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव हम लोग जीते हैं। मैंने देखिए एक बात कही थी, फिर से मैं रिपीट करूंगा, मुझे लगता है कि आप लोग का ध्यान नहीं गया कि 12 के बाद 14 हारे थे अखिलेश जी और 17 के बाद हम 19 नहीं हारे हैं। एक कंटिन्यूटी में है ये हमारी जीत। और असेंबली सेगमेंट उठाइए तो 14 में असेंबली सेगमेंट, 17 में असेंबली सेगमेंट और 19 का असेंबली सेगमेंट, हम 300 प्लस ही रहे हैं लगातार, 300 और 300 प्लस रहे हैं। तो देखिए, और हम जब हारे थे तो भी नगर निगमों में हमारे पास था, हम उसके बाद भी जीतने के बाद भी नगर निगम कोऑपरेटिव सब चुनाव में जीत हमने दर्ज की है। नहीं, अंतर विरोध अब खत्म हो जाएगा। अंदर खाने जो आवाज उठ रही थी, अब मैं पूरे नाम समेत पूरी फेहरिस्त है, आपको पता है मनीष शुक्ला, मेरे पास रहते हैं सारे नाम। कितने मंत्रियों ने तथाकथित सुशासन पर सवाल उठाए, कितने विधायकों ने, कितने सांसदों ने। अब वो विरोध के सुर शांत हो जाएंगे। योगी ने दिखा दिया ही इज इन कंट्रोल, वही मालिक हैं अभी यूपी के, बीजेपी के। नहीं, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उसके मुखिया है, मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से सरकार के मुखिया है। और रहा बात किसी ने अगर कोई जनप्रतिनिधि ने अगर किसी विषय पर कोई सवाल खड़ा किया है या वो चीजें ठीक हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, तो हमको लगता है लोग, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है कि अगर कोई विधायक या मंत्री किसी चीज को लेकर चिंतित है, उसके क्षेत्र में वो चीज ठीक होनी चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने का अधिकार सभी जनप्रतिनिधियों को है। तो जूही सिंह, जो राह मुश्किल लग रही थी, फिर से डगर कटीली पथरीली हो गई है। अब आज अखिलेश यादव संजय सिंह से भी मुलाकात कर रहे थे। अभी तक तो था कि समाजवादी और अखिलेश और जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी का ही गठबंधन होगा,
दरकिनार कर दिया था कांग्रेस को। ये नतीजे कुछ और भी इशारा कर रहे हैं कि सबको साथ आना पड़ेगा। संदीप जी, वो मुलाकात एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक उसका मतलब था। संजय सिंह हमारी पार्टी में रह भी चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सुविधा अनुसार आंकड़े उठा लेती है ना कि 2014 के बाद आप उपचुनाव हारे भी हैं और आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी एमएलसी का चुनाव हारे हैं, प्रयागराज में भी हारे हैं, तो अहंकार की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं की। हम ये चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी मुद्दों पर लड़े थे और 2022 का चुनाव भी मुद्दों पर लड़ेंगे। उससे न भटकेंगे न किसी को भटकने देंगे। बाकी टीका टिप्पणी तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, क्योंकि प्रश्नों के जवाब न इनके पास हैं न ये देना चाहते हैं, और जो विकास का सपना ये दिखाते हैं वो विकास का सपना कितना खोखला है ये इनकी उज्ज्वला योजना से ही पता लग जाता है कि आज महंगाई नहीं, ये संयोग होता है क्या? अखिलेश यादव संजय सिंह से मिल रहे हैं, थोड़ी वो खबरें आज ये भी आ रही थी चाचा भतीजा की भी मुलाकात हो रही है। मतलब आज ही के दिन नतीजे जब आ रहे हैं तो ये मुलाकातें, अब मैं बहुत साल हो गए ना जूही राजनीति में, ऐसे ही ये थोड़ा हवा का रुख तो समझ में आता है ना। मैं चाहे दिल्ली बैठा हूँ, लखनऊ की आबो हवा में कुछ बदलाव हो रहे हैं। संदीप जी, आपके पास सब खबरें रहती हैं, आपसे ज्यादा स्पष्ट और मुझे लगता है खबर कोई नहीं दे सकता। लेकिन अभी मुलाकातें ऐसी कुछ नहीं है कि राजनीतिक उसको कोई रूप दिया जाए। वैसे तो हम जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमएलसी, क्योंकि हम सुशासन में विश्वास करते थे, ये लोग भी आते थे और जनता का काम होता था जी। वो सब सुशासन बहुत हावी है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत भी चाहिए। यूपी में सुशासन बड़ा हावी है। बिल्कुल सही कहा संदीप भाई आपने। कहते हैं ना, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता मनीष भाई 2014 से तो चालू हो जाते हैं। 2014 से 1984 तक चलिए ना मनीष जी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये लोकतंत्र है मित्र। 2 सीटें थी पूरे हिंदुस्तान में हम आपकी, उसके बाद आज 303 है। उसके बाद आप राज्योवार ले लीजिए, राजस्थान में हम जीते, पंजाब में हम जीते, मध्य प्रदेश में आपने अपहरण किया, बिहार में आपने अपहरण किया, झारखंड में हम जीते, छत्तीसगढ़ में हम जीते, आपके सामने बंगाल में आप हारे हैं। सच बात, महाराष्ट्र में आप देखिए आपकी सरकार नहीं, कर्नाटका में हम जीते। तो आप इस चीज को है कि लोकतंत्र का नहीं, फिर आधी अधूरी कहानी बता गए। सुरेंद्र, एक मिनट मनीष, मैं हूं, मैं नहीं छोड़ता किसी का पीछा। वो आपका पीछा छोड़ रहे हैं तो उनको भी आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रहे हैं? बंगाल में हार गई बीजेपी, आपका 0 बटे लड्डू आया। केरला में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और वहीं से आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, पूरा जोर लगाया, आपके हाथ में सत्ता की थाली नहीं आई। आप असम हारे। तो मतलब थोड़ा उन चीजों के बारे में भी चर्चा कीजिए, पूरी तस्वीर दीजिए। बिल्कुल करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। हम तो जनमत को उसी तरीके से स्वीकार करते हैं जैसा जनमत होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि डायरेक्ट जनमत में चुनाव हार जाए और उसके बाद इनडायरेक्ट जनमत का क्या नाम परसेप्शन बनाए चल करके। तो यूपी में आप कहां हैं? थोड़ी है, यूपी में कहां हैं? हम यूपी में जनता के साथ हैं, जनता के गठबंधन के साथ हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कोरोना काल में पूरी तरीके से सेवा कर रहे हैं, गली गली नगर नगर डगर डगर घूम रहे हैं। और देखिए, मुझे शेरो शायरी तो सुरेंद्र भाई, मुझे शेरो शायरी तो चुनाव जो है ना, शेरो शायरी ज्यादा नहीं आती, पर पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक है मुझे। पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक है। एक वो गाना है ना, कोई हमदम ना रहा, कोई साथी ना रहा, वो क्या है वो गाना? वो अरे आपको ये तो संदीप भाई, सच बात ये है। सहारा कौन सा है आपका सहारा? हमारी सहारा तो जनता है। किसी गांधी जी के नेतृत्व में ना रहे कोई, मैं बड़ी कर्कश आवाज में भी गा रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई हमारा ना रहा। हम आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं संदीप भाई कि हमारी हमदम भी और हमारा सहारा भी उत्तर प्रदेश की जनता है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट जो होगा वो लोधी स्टेट से चुनाव लड़ा जाएगा। लोधी स्टेट से यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा।
पूरी ताकत से चुनाव हाँ, लड़ेंगे। पूरी ताकत लगा देंगे लोधी स्टेट से। और नहीं, लोधी स्टेट की नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की लगाएंगे संदीप भाई। और आप भी देखेंगे, आप भी आने वाले दिनों में देखेंगे जिस तरीके से, मतलब आपकी भी जो निर्मम मीमांसा है, ये भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जितनी कमजोरियां हैं आप लोग इंगित करते रहेंगे, हम उन कमजोरियों को दूर करते रहेंगे। ये भी अपने आप में सच तो है। वो 2 लड़के तो नहीं दिखेंगे ना यूपी में, 2 लड़के नहीं दिखेंगे। अब वो 2 लड़के तो अखिलेश और जयंत हो गए। वो अपनी जगह पर है, उनको शुभकामनाएं, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। दोनों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के मुखालिफ होगा, ऑक्सीजन से हुई कमी मृत्यु के मुखालिफ होगा, शमशान घाटों को कब्रिस्तान बनाने के मुखालिफ होगा, बेरोजगारी के मुखालिफ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल में इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है, उसके मुखालिफ हम चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा सहयोग करेगी। हम जनता तो बद्री बाबू, वो जमीन तैयार हो गई है। आज के नतीजे देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव हैं, ये इनडायरेक्ट चुनाव हैं। इनको ज्यादा तूल देना वो ठीक है, बीजेपी को सूट करता है, वो देगी तूल। आज थोड़े खिसियाए हुए हैं विपक्ष वाले, वो अपने आरोप लगाएंगे, पर दरअसल लड़ाई अब शुरू होती है क्या यूपी की? देखिए संदीप जी, एकदम आपने सही कहा, लड़ाई उत्तर प्रदेश की अब शुरू होती है। यानी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो पिच बने थे वो शायद थोड़े गड़बड़ से बने थे। अब उस पिच को करेक्ट कर दिया जो बीजेपी ने अपनी राजनीति को, और शायद अब यहां से एक टेक ऑफ बीजेपी अपने प्रचार को देगी, क्योंकि परसेप्शन बिल्डिंग में उसने अपनी एक जीत दर्ज करा दी है कि भाई हम ताकतवर। अच्छा, बीजेपी का मतलब नहीं, इसमें परसेप्शन की जो आपने बात की, 1 सेकंड के लिए बद्री बाबू, देखिए परसेप्शन क्या होता है। बिल्कुल बीजेपी, मनीष शुक्ला कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, देखिए हम जीत गए, पर क्या जमीन पर यह संदेश भी जाता है कि जी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया? ये दरअसल तस्वीर नहीं है। क्या वो एक नाराजगी में भी तब्दील हो सकता है ये नतीजा? नहीं संदीप जी, ये प्रायः हम लोग आशा करते हैं मोस्टली जो नहीं, मैं आशा नहीं करता, मैं सवाल पूछता हूं। आशा करने का काम नेताओं का है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 लेवल पे परसेप्शन बनते हैं, हम लोगों के लेवल पे, यानी जो सोशल मीडिया और ये सब, और दूसरा ग्रास रूट पर बनता है। जो ग्रास रूट का परसेप्शन होता है, भारतीय जनता कि मतलब जीतती पार्टी है, ये नैया पार लगा देंगे, ये संदेश जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता हमेशा एकोमोडेटिव है, बहुत रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जब रिएक्ट करती है तो बड़े परिवर्तन को जन्म देती है। लेकिन उसको जन्म देने के लिए कोई नेतृत्व चाहिए होता है। वो नेतृत्व अगर नहीं है, विपक्ष की हालत आप देख रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर सत्ता के लिए चैलेंज कहां है? सत्ता के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन मनीष शुक्ला, क्या ये सत्ता का दम्भ इतना कि देखिए चाहे पंचायत चुनाव हार जाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष हम जीतेंगे, ये नेगेटिव परसेप्शन भी जा सकती है क्या? आप आज जीत की ताल ठोक रहे हैं और जीते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा संगठन बड़ी विनम्रता से परिणामों को स्वीकार करता है, और हम तो हर एक नए चुनाव को, हर एक जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। 22 के लिए भी हम तैयारी करेंगे, और उतनी ही तैयारी करेंगे जितना हमने 14 के लिए किया था, 17 के लिए किया था, 19 के लिए किया था। हम कतई गलतफहमी में नहीं रहते हैं, हमारा संगठन नहीं रहता है। तो जूही सिंह, बीजेपी गलतफहमी में नहीं है, पर आप तो गलतफहमी में नहीं कि जी नेगेटिव परसेप्शन चला जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा, या दरअसल लगेगा बीजेपी मजबूत होती जा रही है? संदीप जी, हम भी गलतफहमी पे नहीं है, क्योंकि हम परसेप्शन पे चुनाव नहीं लड़ रहे। प्रोफेसर साहब से मैं थोड़ा सा इतर बात करूं कि जिन लोगों को आपने डराया, धमकाया, या जिनको आपने सीएम केयर्स से केयरफुलनेस भी दी है, केयरिंग भी दी है, वो लोग दबाव में हैं। उनके घर में जो स्थिति आपने प्रकट की है, तो गुस्सा तो कहीं ना कहीं है। उस गुस्से को हम कितना मुद्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक है, 20 सेकंड आपके पास प्रोफेसर बद्री नारायण। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, 20 सेकंड। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने बात कही थी कि सत्ता के लिए चैलेंज कहा है, जब विपक्ष की सारी राजनीति ट्विटर पे चल रही है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कैसे मोबिलाइजेशन होगा? और कैसे वो जो जूही जी कह रही हैं कि गुस्से को एक मोबिलाइजेशन में बदल देने की शक्ति,
वो कैसे होगी, क्योंकि अखिलेश वही मैं पूछ रहा था कि लोधी स्टेट से और ट्विटर पर लड़ाई लड़ोगे। अब आप भी बोलना चाह रहे हैं सुरेंद्र भाई, 20 सेकंड। हेलो, हाँ बोलिए। कैन आई रिस्पॉन्ड? या प्लीज 20 सेकंड। मैं बद्री नारायण जी से डिसएग्री हूं थोड़ा सा। सच बात यह है कि जब जनता गुस्से में आती है प्रोफेसर साहब, तो 1975 की तरीके से काम 1977 की तरीके से काम करती है, नेतृत्व वो अपने आप चुन लेती है। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप एनजीओ वालों का एक काम हो गया है कि वो सड़क पे नहीं उतरते हैं, वो सिर्फ ट्विटर पे हैं, तो माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल काम करती हैं, एनजीओ का काम करना पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। राजनीतिक एनजीओ वाले पॉलिटिकल पार्टी का काम कहीं कहीं प्रोफेसर साहब आपने दुखती रग छेड़ दी है, तो सड़क पर आएंगे। अभी सड़क पर सबको आना पड़ेगा और पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। ये जो चुनाव है ये इनडायरेक्ट चुनाव थे, बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, लेकिन असल में असल लड़ाई की शुरुआत अब होने वाली है। उत्तर प्रदेश बड़ा रोचक और रोमांचक होने वाला है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल